हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम साहिल है एंड आप सबका स्वागत है द मार्केटिंग एनालिस्ट चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे डिजिटल मार्केटिंग का यूज करके हम अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। एंड अभी मैं आपके साथ करता हूं मेरी स्क्रीन शेयर। हम बात कर रहे थे कि कैसे हम अपने बिजनेस को एक काफी अच्छे स्केल पे ग्रो कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प से। इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, कुछ प्रोसेस है, आज हम बिल्कुल उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। एंड तो अभी फर्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है कि सबसे पहले जो हम बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं उसके लिए हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हम मार्केट की किस वो प्रॉब्लम को सोल्व करने जा रहे हैं, जो कि मार्केट में काफी बड़ी प्रॉब्लम है। एंड हमें वो डिफाइन करनी है कि हम इस वाली मार्केट की प्रॉब्लम को सोल्व करने जा रहे हैं। उसके बाद आपको अपने एक बिजनेस की यूएसपी ढूंढनी होती है। यूएसपी को हम डिफाइन कर सकते हैं कि यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, और इसे हम दूसरी सिंपल लैंग्वेज में बोले तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि कैसे जो हमारे कॉम्पिटिटर्स है मार्केट में। तो ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि जो हम हमारे पास आइडिया होता है या जो हम करना चाहते हैं, ऑलरेडी मार्केट में कुछ दूसरे कस्टमर्स या फिर कुछ दूसरे कॉम्पिटिटर्स वो कर रहे होते हैं एंड हमें उनसे कुछ अलग करना होता है, या थोड़ा सा कुछ प्रोसेस में या फिर कुछ अलग कम्युनिकेशन के थ्रू। तो यहाँ पर मैं आपको एक जस्ट एग्जांपल देता हूँ कि ये यूएसपी होता क्या है, कैसे ये काम करता है। तो पहले हमने देखा कि जैसे जो मार्केट था उसमें काफी सारे ब्रांड्स अवेलेबल थे हेडफोन के लिए, ईयरफोन के लिए। उस टाइम पे काफी ये मैं बात कर रहा हूँ कुछ साल 2013-14 इस टाइम के आसपास। तो काफी अच्छे ब्रांड्स के ईयरफोन और हेडफोन्स आते थे। JBL एक ब्रांड था, बोस ब्रांड थोड़ा महंगे सेगमेंट में आता था। तो उस टाइम पे जो एक काफी बड़ी ब्रांड है फिलहाल बोट, उसने क्या फाइंड किया कि जैसे काफी सारे मार्केट में लीडर्स आते हैं, जैसे उस टाइम पे काफी सारे मार्केट लीडर्स थे, लेकिन उनके हेडफोन्स और जो ईयरफोन्स थे वो क्या थे कि जैसे बिल्कुल ही नॉर्मल बड़ी एज के लोगों के लिए हो, जैसे कि टोटली ब्लैक या फिर टोटली ब्लू, कुछ यूथ को अपील करने के लिए वो लोग नहीं बना रहे थे। तो बोट ने क्या किया, बोट ने किया कि यूथ को टारगेट किया, उनकी जो लैंग्वेज है, उनका जो स्लैंग है बोलने का, उसको टारगेट किया एंड उसके अकॉर्डिंगली डिजाइन वेरिएबल्स बनाए, जैसे कि हेडफोन, ईयरफोन। बोट की यूएसपी है कि यूथ के लिए ट्रेंडी ईयरफोन्स बनाने और हेडफोन्स बनाने। हेडफोन मार्केट में पहले भी थे, इन लोगों ने अपनी यूएसपी फाइंड की कि हम लोग यूथ को टारगेट करेंगे एंड उन्हें ट्रेंडिंग फैशनेबल एक ईयरफोन्स और ईयर डिवाइसेस के प्रोडक्ट रेंज हम लोग लाएंगे। तो इस चीज से आप समझ सकते हो कि यूएसपी क्या होता है। उसके बाद जब आपने अपने मार्केट की प्रॉब्लम समझ ली कि आप मार्केट की ये प्रॉब्लम सोल्व करने वाले हो, उसके बाद अगर आपने अपनी यूएसपी भी ढूंढ ली कि जो बाकी कॉम्पिटिटर्स हैं उससे मैं ये अलग करूंगा, उसके बाद आपको समझना पड़ेगा कि आपके कस्टमर्स कैसे हैं। तो बिल्कुल पहले वाला एग्जांपल को ही मैं कंटिन्यू रखना चाहूंगा बोट का। तो बोट ने अपने देखा कि उनके जो कस्टमर्स है वो ज्यादातर यूथ है, जो कि लाइक करता है अर्ली टीनेजर्स, जो कि होते हैं 13-14 या फिर उससे भी छोटी एज के, टू लाइक अराउंड 30-40 एज तक के उनके ज्यादातर कस्टमर्स हैं। प्रोबेबली उससे बड़ी एज की भी लोग उनके यूज करते होंगे प्रोडक्ट, लेकिन ज्यादातर कस्टमर्स इसी रेंज के हैं। तो उन्होंने देखा कि जैसे इनके कस्टमर्स और क्या क्या चीज यूज करते हैं। तो जैसे मैं आपको एक रिसेंट कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा। बोट ने देखा कि इनके जो कस्टमर्स है वो नेटफ्लिक्स पे भी काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं। तो उन्होंने एक नेटफ्लिक्स रेंज के भी ईयरफोन बनाए, अगर आपने मार्केट में देखे हो तो। उन्होंने देखा कि उनके जो यूथ वाले कस्टमर्स हैं वो बियरा ब्रांड की जो बियर रहती है फिर अल्कोहल रहती है वो भी कंज्यूम करते हैं। तो उन्होंने बियरा के साथ एक कोलैब करके उन्होंने एक वो भी ईयरफोन बनाए। इस तरीके से आपको थर्ड स्टेप में अपने कस्टमर्स को समझना पड़ेगा कि आपके कस्टमर्स किस एज के हैं, किस सेगमेंट के, उनको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है। आई होप जो मैंने आपको एग्जांपल दिया उससे आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उसके बाद जो फोर्थ स्टेप होता है वो ये है कि अगर आपने कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी या फिर आपने कुछ ऐसा क्रिएट किया है जिसका आप या तो पेटेंट फाइल कर सको या फिर कॉपीराइट फाइल कर सको, तो वो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे आप क्या कर सकते हैं कि एक टाइप से रोड ब्लॉकर लगा सकते हो दूसरे कॉम्पिटिटर्स के लिए कि वो लोग आपके मार्केट में नहीं घुस पाएंगे और आपके कस्टमर्स को नहीं ले जा पाएंगे वो लोग।
दूसरा है, इसके साथ आप एक और क्या कर सकते हो कि अगर आप कॉपीराइट या फिर आप पेटेंट फाइल नहीं करा सकते, आपकी जो सर्विस है, आपका जो प्रोडक्ट है, आप किसी दूसरे तरीके से कंपटीशन के लिए बैरियर कर सकते हो, बैरियर लगा सकते हो। इसका एक जस्ट मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा कि जब जियो लॉन्च हुआ था उससे पहले जितने भी बड़े बड़े टेलीकॉम सेक्टर में प्लेयर्स थे, जैसे एयरटेल, आइडिया, टाटा डोकोमो, ये सब जो थे, ये लोगों ने 4G पे काफी ज्यादा 3G पे काफी ज्यादा इन्वेस्ट कर रखा था एंड वो लोग उसकी बैंडविड्थ यूज कर रहे थे। एंड उस टाइम पे अगर आपको याद हो तो कुछ साल 2015-16 में रिचार्ज जो हम लोग मोबाइल में कराते हैं वो ज्यादातर टॉक टाइम के लिए हम लोग करवाते थे। डेटा ड्रिवन डेटा जो इंटरनेट डेटा है वो काफी महंगा आता था, जैसे शायद मुझे याद है कुछ 200 रुपए का 1 GB या फिर 300 रुपए का 1 GB ऐसे कुछ आता था। तो जियो ने क्या किया कि जियो ने यहाँ पे मार्केट को समझा, कंपटीशन को समझा, उन्होंने 3G में अपने पैसे लगाए ही नहीं, उन्होंने डायरेक्टली 4G में अपना पैर जमाना स्टार्ट किया, 4G के अंदर अपना प्रोडक्ट लेके आए एंड उन्होंने पूरा मार्केट ही पलट दिया। पहले लोग रिचार्ज करवाते थे ज्यादा टॉक टाइम के लिए, लेकिन उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी के हिसाब से टॉक टाइम तो बिल्कुल फ्री कर दिया एंड उन्होंने डेटा भी काफी प्रोवाइड करने लगा। तो इस चीज से हुआ क्या कि जो उनके दूसरे कॉम्पिटिटर थे, एयरटेल, आइडिया, टाटा डोकोमो, वोडाफोन, उनको काफी ज्यादा टाइम लग गया 4G को अपनाने में, क्योंकि ये भी काफी एक अच्छी बड़ी इन्वेस्टमेंट थी। उन्होंने 3G में भी कर रखी थी इन्वेस्टमेंट, तो 3G से 4G में कन्वर्ट होने में उन्हें इतना टाइम लग गया कि तब तक जियो ने पूरा मार्केट कैप्चर कर लिया था। तो कुछ इस टाइप से टैक्टिक्स आप भी लगा सकते हो कि आप एकदम से इतना ग्रो कर जाओ कि दूसरा कॉम्पिटिटर जब तक आपके पास आने को सोचे तब तक आप पूरा मार्केट या फिर मार्केट के आप लीडर बन जाओ। तो ये कुछ स्टेप्स रहेंगे, 4 स्टेप्स स्टार्टिंग में, जब भी आप कोई अगर बिजनेस को फास्ट ग्रो करना चाहते हैं। उसके बाद हम लोग अभी क्या है कि बिल्कुल डिटेल में जाने वाले हैं कि कैसे आप अपने बिजनेस को बहुत फास्ट तरीके से ग्रो कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप कोई भी बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास एक प्रोफेशनल वेबसाइट होनी चाहिए, आपके कस्टमर्स को समझते हुए एंड आपकी वेबसाइट को समझते हुए। अगर आपका कोई D2C ब्रांड है जिसमें आप डायरेक्ट कस्टमर को सेल कर रहे हैं, जो भी आपकी वैल्यू प्रोपोजिशन है उसके हिसाब से आप वेबसाइट बनाइए। तो उसमें कस्टमर के हिसाब से आप लोग ट्रेंडी वेबसाइट बना सकते हैं। एंड अगर आपका B2B बिजनेस है तो उसमें आपको काफी सिंपल, सोबर एंड एक प्रोफेशनल टाइप की वेबसाइट की जरूरत पड़ती है B2B मार्केट में। एंड उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप क्या कर सकते हैं कि जो भी साइट्स है जैसे कि juststyle.com या फिर yellowpages.com, ऐसी कुछ साइट है, और गूगल मैप, इन सब जगह पे आप अपने बिजनेस को लिस्ट कर सकते हो। ये आपको करना चाहिए दूसरे स्टेप पे। एंड तीसरा जो स्टेप है कि आपको सेम नाम के साथ जो भी आपका बिजनेस का नेम है, फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस का नेम है abc.com, तो आपको सेम नेम के साथ अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाने हैं अपने ऑडियंस के हिसाब से। अगर आपके ऑडियंस इंस्टाग्राम पे ज्यादा है तो आपको इंस्टाग्राम पे काफी एक्टिव होना पड़ेगा। अगर आपका ऑडियंस लिंक्डइन पे ज्यादा है तो आपको लिंक्डइन पे सेम टाइप से अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो ये कुछ स्टेप्स थे। एंड इसके बाद जो सेकंड मेन स्टेप रहेगा वो ये है कि अकॉर्डिंग टू योर ऑडियंस प्रायोरिटाइज डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स। हम एग्जांपल लेते हैं, अगेन हम सेम एग्जांपल को ही कंटिन्यू करते हैं, जो मैंने बोट कंपनी का एग्जांपल लिया था। अगर हम बोट को देखें तो आप भी बताइए कि आपको क्या लगता है कि उनके ज्यादातर जो ऑडियंस मैंने आपको बताया वो कहां पर होगी, कौन से डिजिटल मार्केटिंग चैनल पे होगी। डिजिटल मार्केटिंग चैनल आई मीन टू से कि लाइक इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन। तो आप बताइए मेरे को कि उनके ज्यादातर ऑडियंस जो बोट की टारगेट ऑडियंस है वो कहां पर होगी। मैं आपको 3 सेकंड का समय देता हूं, प्लीज कमेंट में बताइए, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, आई होप आप लोगों ने अभी तक कमेंट में अपना सजेशन बताया होगा कि आपको क्या लगता है कि ऑडियंस कहाँ होनी चाहिए।
सो उनकी ऑडियंस ज्यादातर मिलेगी आपको जो बोट है, एक ट्रेंडी ब्रांड है, यूथ के लिए है, जो कि टीनेजर से लेके 30 एज तक के बीच में लाइक करते हैं। तो इनकी सबसे ज्यादा ऑडियंस मिलेगी आपको इंस्टाग्राम पे, उसके बाद मिलेगी आपको स्नैपचैट पे, क्योंकि ये लोग ये जो चैनल है इंस्टाग्राम स्नैपचैट ये यूथ के लिए ही बने हैं। उसके बाद स्नैपचैट हो गया, शेयर चैट हो गया, इन सब पे इनके ऑडियंस मिलेंगे। उसके बाद इनका कुछ सेगमेंट ऑफ ऑडियंस फेसबुक पे भी मिलेगा। लिंक्डइन पे जो लाइक अबाउट 25 या 30 है जो प्रोफेशनल में, वो मिलेंगे, लेकिन इनके लिए वो इतना प्रायोरिटी पे नहीं आएगा लिंक्डइन एज ए चैनल। इनके प्रायोरिटी पे चैनल आएगा इंस्टाग्राम, उसके बाद स्नैपचैट भी लगभग सिमिलर पोजीशन पे, जो एंड ऐसे करते हुए फेसबुक एंड फिर लिंक्डइन बिल्कुल लास्ट, लगभग लास्ट में इनके लाई करेगा। सो इस तरीके से हमें प्रायोरिटाइज करनी है, रैंकिंग करनी है जो भी आपका चैनल आपके लिए आपकी ऑडियंस के लिए है, इससे हमें प्रायोरिटाइज करना है। उसके बाद हमें क्या करना है कि अकॉर्डिंग टू अवर बिजनेस एंड एड्रेसेबल ऑडियंस डिफाइन योर कम्युनिकेशन गोल। सो अभी बोर्ड ने अपने चैनल तो प्रायोरिटाइज कर लिए कि लाइक इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, शेयर चैट एंड ये सब। तो अभी मेरे को डिफाइन करना है कि मैं उनसे करवाना क्या चाहता हूं, मैं उनको बताना क्या चाहता हूं, मैं उनसे कम्युनिकेट क्या करना चाहता हूं। सो यहाँ पर आप लोग अपना गोल बता सकते हो कि लाइक अगर आपने कोई नई रेंज लॉन्च करी है, जैसे बोट ने कोई नई रेंज लॉन्च करी है, उसके बारे में वो लोग वहां पर बता सकते हैं। थोड़ी स्लैंग लैंग्वेज यूज करते हैं, स्लैंग लैंग्वेज इन द सेंस कि ट्रेंडिंग ये है, ये ओ ब्रो, इस टाइप से कुछ लैंग्वेज यूज कर सकते हैं जो भी इनका एड्रेसेबल मार्केट या फिर ऑडियंस यूज करती है। इस तरीके से ये लोग अपने उन ऑडियंस को बता सकते हैं कि हमारी एक नई सीरीज ऑफ हेडफोन्स या फिर ईयरफोन्स लॉन्च हुआ है, ये इनके डिजाइन्स है, एंड नीचे वो कॉल टू एक्शन बटन दे सकते हैं कि लाइक परचेज अवर प्रोडक्ट फ्रॉम आइदर देयर ओन वेबसाइट और फ्रॉम एनी अदर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लाइक फ्लिपकार्ट हो गया या फिर अमेजन हो गया। ऐसे ये लोग कर सकते हैं। एंड जो थर्ड स्टेप आता है यहाँ पर वो है कि डिफाइन योर डिजिटल मार्केटिंग गोल्स। सो अभी कोई भी नया बिजनेस है तो उसके लिए तो, दो इंपॉर्टेंट स्टेप है, या फिर कोई भी एक बिजनेस है उसके लिए दो इंपॉर्टेंट स्टेप रहते हैं, या फिर दो उसके लिए इंपॉर्टेंट गोल रहते हैं। एक है कि एक्वायर न्यू कस्टमर, कि मुझे नए कस्टमर एक्वायर करने हैं, एंड दूसरा है कि जो मेरे पहले से कस्टमर हैं उनसे मुझे और बिजनेस करना है। सो आप एक चीज हमेशा याद रखिए, हमेशा एक नए कस्टमर को एक्वायर करना काफी महंगा रहता है, एंड कोई भी आपका कस्टमर है जिसने आपकी सर्विस या प्रोडक्ट पहले यूज किया है, उसी को आप दोबारा बिजनेस, उसी से आप अगर दोबारा बिजनेस जनरेट कर सकते हैं तो वो काफी हद तक सस्ता रहता है कस्टमर से रिपीट बिजनेस लाना। सो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि लाइक अगर आपका कोई भी बिजनेस है तो ऑलवेज फोकस ऑन द रिपीट रेट। तो जितना आपका रिपीट रेट अच्छा होगा उतना आपका बिजनेस ग्रो करेगा, उतना आपका कम पैसा लगेगा मार्केटिंग में। एंड ये रिपीट रेट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके प्रोडक्ट, आपकी सर्विस बिल्कुल टिप टॉप 5 स्टार होनी चाहिए, तभी ये मैट्रिक जो होता है रिपीट रेट, तभी वो इंक्रीज करेगा। सो अब जो फोर्थ स्टेप है वो है कि डिफाइन योर डिजिटल मार्केटिंग गोल्स। जो हमने अभी डिस्कस किया था कि हमें अपने कस्टमर्स को अक्वायर करना है, तो कस्टमर्स को हम एक्वायर कैसे करेंगे डिजिटल मार्केटिंग से, वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। सो हम लोग सेम एग्जांपल पे ही कंटिन्यू रखेंगे जो हमने बोट ईयरफोन्स या फिर जो बोट वियरेबल्स का एग्जांपल लिया था। तो न्यू एक्वायर कस्टमर को एक्वायर करने के लिए वो लोग क्या कर सकते हैं कि एड चला सकते हैं, गूगल पे, मेटा पे एड चला सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सब मेटा के अंदर आती है, वहां से ये लोग एड चला सकते हैं। या फिर जो अदर सोशल मीडिया चैनल्स है इनका अपने आप से एक ऐड होता है, स्नैपचैट का होता है। अगर जैसे बोट जो वेरिएबल कंपनी है वो अमेजन की भी खुद की एड्स भी होती है। अगर वो लोग अपना प्रोडक्ट अमेजन पे सेल करना चाहते हैं एंड वो चाहते हैं कि उनका प्रोडक्ट बिल्कुल टॉप ऑफ द पेज दिखे, फर्स्ट पेज पे ही दिखे, तो वो लोग अमेजन, फ्लिपकार्ट, इन सब पे भी ऐड चला सकते हैं। तीसरा है ईमेल मार्केटिंग, वो लोग कर सकते हैं। ईमेल मार्केटिंग ज्यादातर B2B बिजनेस में काफी फ्रूटफुल रहती है, लेकिन ये काफी सस्ता मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। तो B2C या फिर डायरेक्ट टू कस्टमर जो ब्रांड होती है वो भी इसको डेफिनेटली यूज कर सकते हैं।
फिफ्थ जो स्टेप है ग्रोथ मार्केटिंग, ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कंपनी के लिए। ग्रोथ मार्केटिंग बेसिकली होता है कि कोई तरीका आप लोग ऐसा अपनाएं या फिर कोई ऐसी ग्रोथ स्ट्रेटेजी अपनाएं कि आप कम पैसे में ज्यादा कस्टमर्स को रीच आउट कर सकें या फिर अपनी ब्रांड की रिकॉल वैल्यू बढ़ा सकें। ग्रोथ मार्केटिंग के बारे में हम लोग एक सेपरेट वीडियो में, डेडिकेटेड वीडियो में अलग से बात करेंगे। आई होप आपको ब्रीफ में समझ में आ गया होगा कि ग्रोथ मार्केटिंग के बारे में मैं क्या बोल रहा हूँ। जो फिफ्थ स्टेप आता है वो है कि जो हमारे रिपीट कस्टमर्स है उन्हीं से कैसे बिजनेस लेके आए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ईमेल के थ्रू कर सकते हैं, या फिर जैसे आपका कोई फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई मोबाइल ऐप है या फिर आप लोग वेब पे भी अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा यहाँ पे कि एक हेल्दीफाई मी करके एक मोबाइल का ऐप आता है। उनका मेन बिजनेस ही ये रहता है कि कस्टमर्स को अपने मोबाइल ऐप पे लेके आओ एंड उनको उनकी BMI इंडेक्स जो होता है, हेल्थ इंडेक्स, उसके हिसाब से उनको डाइट प्लान बताओ। सो अगर आपका इस टाइप का बिजनेस है कि आपका मेन यही है कि कोई मोबाइल ऐप आपका डाउनलोड करे एंड वहां से आप लोग पूरा बिजनेस ऑपरेट करते हो, तो आपके लिए CRM सॉफ्टवेयर काफी हेल्पफुल रहेगा। जिसने भी कस्टमर ने आपका मोबाइल ऐप डाउनलोड कर रखा है, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि एप्स के थ्रू पुश नोटिफिकेशन हमें आता रहता है, तो वो सब आप लोग CRM सॉफ्टवेयर के थ्रू भेज सकते हो। तो ये भी एक काफी अच्छा तरीका है एंड काफी सस्ता तरीका है कस्टमर को रिटेन करने का या फिर पुराने कस्टमर से बिजनेस जनरेट करने का। थर्ड स्टेप वही आता है ग्रोथ मार्केटिंग, जिसके बारे में हमने अभी लास्ट स्लाइड में बात किया था। एंड फोर्थ स्टेप है कस्टमर एंगेजमेंट एक्टिविटीज। सो आपका कोई एक कस्टमर है, उसने आपका एक प्रोडक्ट खरीद लिया, तो अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको उस कस्टमर को अपनी ब्रांड के साथ एंगेज रखना है। या तो आप कोई कम्युनिटी बना सकते हो या फिर आप उनको रिपीट लाने के लिए कैशबैक दे सकते हो। तो इसके लिए मैं आपको सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूं। तो जियो मार्ट एक ऐप आता है जिसके थ्रू हम लोग घर बैठे ही प्रोडक्ट्स मंगाते हैं। काफी लोगों को इसके बारे में पता भी होगा। तो जब ये स्टार्टिंग में लॉन्च हुआ था जियो मार्ट, तो ये जो जियो मार्ट कंपनी है, इसने पुराने कस्टमर से दोबारा बिजनेस लाने के लिए क्या किया कि जब भी कोई कस्टमर इनके ऐप से कुछ ऑर्डर करता है तो उनको एक कुछ कैशबैक पॉइंट मिलते हैं जिन्हें वो नेक्स्ट परचेज में यूज कर सकते हैं एंड उन्हें कुछ डिस्काउंट मिल जाता है। तो इसी तरीके से आप भी अपने बिजनेस में कैशबैक यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपका कस्टमर को एक मोटिवेशन फैक्टर मिलता है कि वो दोबारा आपके प्रोडक्ट या सर्विस को यूज करें। एंड सिक्स जो स्टेप है वो काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है। अभी हमने बात करी कि कैसे हम अपने बिजनेस को एक रॉकेट की स्पीड से ग्रो कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमें ग्रोथ तो करनी है बिजनेस में, लेकिन साथ साथ हमारा बिजनेस सस्टेनेबल भी होना चाहिए। सो इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। अगर आपका बिजनेस बिल्कुल ही नया है तो यस, आप डेफिनेटली जो परफॉर्मेंस साइड रहता है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग रहता है, जैसे कि गूगल एड्स, फेसबुक एड, इंस्टाग्राम एड्स, इस पे आप डेफिनेटली काम करिए, इस पे आप डेफिनेटली रेवेन्यू लगाइए, क्योंकि ये टाइप से कैटलिस्ट होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि एक टाइप से जो लोग जिम जाते हैं, एक टाइप से कुछ एक्स्ट्रा सप्लीमेंट होता है जो कि हेल्प करता है आपके बिजनेस को एट इंस्टेंट स्पीड देने में, ग्रोथ दिलाने में। तो आपका जब बिजनेस बिल्कुल शुरुआती फेज में है, कस्टमर्स आपके बारे में जाने, आपका थोड़ा नाम हो, थोड़ी स्टार्टिंग में रेवेन्यू आना स्टार्ट हो जाए, तब आप डेफिनेटली फोकस करिए परफॉर्मेंस मार्केटिंग पे एंड एड चलाने पे, गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब पे। लेकिन विद टाइम आपको अपनी वेबसाइट का एसईओ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। इसका रीजन है कि मैंने काफी सारे ऐसे बिजनेस देखे हैं जो कि यूनिकॉर्न तक बन गए। वो ज्यादातर पैसा अपना एड्स में ही चलाते रहे क्योंकि उन्होंने फंडिंग उठाई थी एंड हर मंथ ऑन मंथ ग्रोथ दिखाने के लिए वो ये सप्लीमेंट लेते रहे। लेकिन ये तो आपको भी पता होगा कि सप्लीमेंट लेना हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। ऐसे ही सप्लीमेंट बिजनेस के लिए भी अच्छा नहीं है, लॉन्ग रन में वो हमें नुकसान देता ही देता है। तो यही होता है कि ये जो एड्स हैं, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, इसमें करोड़ों रुपए लग जाते हैं थोड़ी सी ग्रोथ दिखाने में। तो इसमें मैंने सिर्फ इन एड्स को चलाने की वजह से
मैंने बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां बंद होती देखी है जिसमें 1000 तक एम्प्लॉयज थे, हजारों एम्प्लॉयज थे, एंड वो लोग स्टार्टिंग में उन्होंने फंडिंग उठाई एंड परफॉर्मेंस मार्केटिंग पे काफी ज्यादा पैसा लगाते रहे। उनको भी इन्वेस्टर्स को दिखाना था और फंडिंग उठानी थी, इसलिए वो काफी स्टीप ग्रोथ दिखाने के लिए परफॉर्मेंस मार्केटिंग और एड्स पे पैसा खर्चते रहे। ये आपको बिल्कुल नहीं करना है अगर आपको अपना बिजनेस सस्टेनेबल बनाना है, क्योंकि परफॉर्मेंस मार्केटिंग एक टाइप से कैटलिस्ट है, बहुत ज्यादा महंगा आता है, एक टाइप से सप्लीमेंट है, बहुत ज्यादा महंगा आता है, रिजल्ट आपको तुरंत देता है, लेकिन अगर आप लॉन्ग समय तक इसे यूज करेंगे तो डेफिनेटली आपके बिजनेस के लिए हानिकारक है। तो ये तो मैंने बता दिया कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। अब क्या करना चाहिए सस्टेनेबल अपना बिजनेस बनाने के लिए? आपको अपने एचसीओ पे स्टार्टिंग डे से काम करना चाहिए, काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग एचसीओ बनाना चाहिए। एचसीओ होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की। कोई कस्टमर आपकी वेबसाइट या बिजनेस के बारे में सर्च करता है, आपका पेज सबसे ऊपर दिखता है गूगल या फिर किसी भी सर्च इंजन में। ये जो एचसीओ है ये एक टाइप से आप कह सकते हैं कि आयुर्वेदिक या फिर होम्योपैथी काइंड ऑफ दवाई है, जो कि बहुत ज्यादा सेफ रहती है एंड लॉन्ग रन में काम करती है, एंड पैसे भी कम लगते हैं इसमें, एंड ये लॉन्ग रन में फायदेमंद होती है। तो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इंडिया में या फिर आउट ऑफ द वर्ल्ड, वो यही करती है कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग में इतना ज्यादा स्पेंड नहीं करती। उन्होंने अपना एसईओ बिल्ड किया हुआ है जिससे कि उनके खर्चे कम है। खर्चे कम है तो वो लोग प्रॉफिटेबल हो पाती है। अगर आपके स्टार्टिंग में खर्चे ही ज्यादा है एंड आप खर्चों को कंट्रोल कर ही नहीं रहे, एड चला चला के बढ़ाते जा रहे हो, तो ये डेफिनेटली आपके बिजनेस के लिए एक डेंजर पॉइंट है। तो इस बात का जरूर ध्यान में रखिएगा। हाँ, एंड जो लास्ट पॉइंट वो यही है जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, बिजनेस को सस्टेनेबल बनाने का सिंपल रूल, इंक्रीज द रिपीट कस्टमर। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि नए कस्टमर को एक्वायर करने की बहुत ज्यादा कॉस्ट लगती है, एंड जो आपका कस्टमर एक बार बन चुका है उसी से आप बार बार रेवेन्यू ला सकते हैं, उसी से आप बार बार बिजनेस बना सकते हैं, तो वो आपके लिए काफी फायदेमंद होने वाला है। सो ऑलवेज इन फोकस ऑन इंक्रीजिंग द रिपीट रेट, एंड रिपीट रेट इंक्रीज करने के लिए आपकी सर्विस, आपका प्रोडक्ट 5 होना चाहिए। सो ये कुछ रिकमेंडेशंस थी मेरी तरफ से अपने डिजिटल मार्केटिंग को एक रॉकेट स्पीड देने के लिए। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफी पसंद आई हो, एंड प्लीज कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको कौन सा पॉइंट ज्यादा अच्छा लगा, या फिर आपकी तरफ से कुछ रिकमेंडेशन हो जो हो सकता है मैं कुछ पॉइंट भूल गया हो। सो या प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी।